हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं सुनील फिर से एक बार सक्षम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम अपने चल रहे हैं लेक्चर 3 की तरफ, जो हम PYQ करा रहे हैं किसके, UPPSCS के पॉलिटी के। ठीक है, तो उसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अपनी तीसरी क्लास की तरफ लेकर चलता हूँ। तो चलते हैं अपनी तीसरी क्लास की तरफ। ठीक है, ठीक है। तो आज हमारा ये इस सेशन का पहला सवाल है और हम देखते हैं इसका आंसर। तो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अर्थात भारत के संविधान की प्रस्तावना में उस क्रम को, ठीक है, किसको, क्रम को, तो उस क्रम को, किसको, उस क्रम को कितने प्रकार के, क्या पूछ रहा है, न्याय है, फ्रीडम्स है, इक्वालिटीज है, ठीक है, फिर पूछ रहा है बंधुत्व है। ठीक, तो ये उनका क्रम पूछ रहा है। आपको याद होगा इससे पहले सेशन में मैंने आपको एक ऐसा ही सेम सवाल कराया था। मुझे लगता है ये सवाल भी रिपीट हुआ है, जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। तो उसी क्रम में देखते हैं कि मैंने बोला था आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, तो 3 प्रकार के। ठीक है, फिर पूछ रहा है वो स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता भी कितने प्रकार की दी गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समानता 2 प्रकार की है। और बंधुत्व जो है, ठीक है, जो आगे दिया है वो बंधुत्व 1 प्रकार का। आप पूछ रहे हो क्रम का, तो 3 5 2 1 जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो 3 5 2 1 किस में है, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसी तरह से। ठीक है, और प्रियम्बल में मैंने आपको बोला था कि हर साल 1 से 2 सवाल रिपीट होता है, और वो हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे। और ये इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब, और मैं आपको बता रहा हूँ न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की है, और बंधुत्व का मतलब क्या है, 1 प्रकार का। तो 3 5 2 1 के क्रम में संविधान की प्रस्तावना में इनको रख सकते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, वो देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस शब्द पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है हमको। कभी कभी हमारा आता हुआ प्रश्न भी इससे हमें क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसीलिए इस सवाल पे हमें बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है। जो अक्सर शब्द में पूछा और जो पहले कथन में छुपा रहता है नहीं, उस नहीं को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो कह रहा है भारतीय संविधान संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा किससे विशेष रूप से अलग अलग पारित किया जाना होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए न्यूनतम न्यूनतम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में शामिल है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जाकिर हुसैन भारत के कौन से, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का वो पता लगाना कि कौन सा हमारा सही विकल्प है। और इसीलिए जो गलत होगा वही यहाँ पे कौन सा होगा, सही होगा। बाकी 3 सही है, 1 गलत है। वो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो गलत ही ऑप्शन पूछ रहा है वो। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में या उससे दूसरे लेक्चर में आपको देखा होगा कि मैंने आपको आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद 368 पढ़ाया था। ठीक है, आर्टिकल 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो केवल और केवल संसद में प्रारंभ की जाएगी। अब संसद में मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और वह प्रस्ताव कैसे पारित होगा, विशेष बहुमत से। तो इसका मतलब क्या है, पहला कथन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक मामलों की सुनवाई न्यूनतम 5। हाँ, ये ठीक है। क्यों, कि जब भी कोई ऐसा मामला जिसमें संवैधानिक पेच होंगे, ठीक है, संवैधानिक मामले से जुड़ा हुआ होगा, तो उच्चतम न्यायालय की न्यूनतम 5 जजों की बेंच उस पर सुनवाई करेगी, उससे नीचे नहीं कर सकती है। तो न्यूनतम कितना है, 5 जजों की। ये भी सही है हमारा। दूसरा कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में शामिल है। भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, जो कि प्रेस जो होता है वो राइट टू स्पीच भी होता है। ठीक है, वो कुछ भी बोल सकता है बशर्ते उससे हमारे देश की अखंडता में कोई उसकी आंच नहीं आना चाहिए। तो प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है। अब कह रहा है जाकिर हुसैन, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। जाकिर हुसैन भारत के पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। तो पूछ रहा है क्या जाकिर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इसी में पेच है। क्यों है वो देख लेते हैं। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति
भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, ये पता लग जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि ऑप्शन सही है या गलत। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है। और ये भारत के कौन थे, अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था, इसीलिए इनकी ही याद में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्योंकि एक ये महान वैज्ञानिक मतलब महान दार्शनिक भी थे, शिक्षाविद भी थे और समाज सुधारक भी थे, इसलिए इनके जो समाज पे प्रभाव थे, देश पर प्रभाव थे, ठीक है, इसीलिए इनको क्या दिया गया था, भारत का सर्वोच्च सम्मान मतलब भारत का सर्वोच्च भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया था, ठीक है। और ये जैसे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पता लग गई। अब देख लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। अब जाकिर हुसैन के बारे में देख लेते हैं। तो जाकिर हुसैन जो हैं, जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे हैं। जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। तीसरे राष्ट्रपति, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। कब से कब तक राष्ट्रपति, तो 1962 से 1967 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं और तीसरे राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा है, ठीक। इसी तरह से हमने इनके बारे में पता कर लिया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि कौन से उपराष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। कौन, दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ऐसे ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले नंबर के उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ही याद में 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था इनकी गुण और विशेषता के आधार पर जो इन्होंने समाज में प्रभाव डाले थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और मैं आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा, ठीक है। ये फिर से एक मैचिंग वाला सवाल आ गया है और इसको हम देखते हैं। और मैंने आपको बोला है कि पंचायत की जो समितियां होती हैं उनसे अक्सर रफ सवाल एक दो सवाल हमेशा पूछा जाता है, वही हम देख रहे हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। इसके अलावा भी मैंने आपको कई सारी समितियां कराई हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। अब इसी को देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें मिल रहा है, ठीक। तो ये बलवंत राय मेहता समिति मैंने आपको बताया था 1957 में स्टेबलाइज हुई थी, गठित हुई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में, ML सिंघवी समिति 1986 में और ये 1988 में। इसका मतलब है कि सारे मैच हैं, ठीक है। आपको तो वैसे भी थ्योरी से मतलब है, एक्सप्लेनेशन से मतलब है, तो ये सारे मैच हैं। अब इनके बारे में देखते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति को क्या कहते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था शिल्पी या वास्तुकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। और इसी की सिफारिश पे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी। और इसी की सिफारिश के आधार पर भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। समझ रहे हो मेरी बात को, त्रिस्तरीय, जिसमें ग्राम स्तर पे ग्राम सभा होती है और ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, जिला पंचायत होती है और जिला स्तर पर क्या होता है, जिला समिति, जिला पंचायत होती है, ठीक है, जिला परिषद होती है। अब ऐसी अशोक मेहता समिति ने भी अपने सुझाव दिए थे, वो थे द्विस्तरीय सुझाव दिया था इन्होंने। इनका कहना था कि भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के गठन का नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको लगा था, इन्होंने फिर तीसरी समिति का सुझाव न्याय समिति के बारे में बताया था, पर इन्होंने पंचायत समिति के बारे में 2 स्तरीय, इनके हिसाब से ग्राम स्तर पे और जिला स्तर पे ही समिति होनी चाहिए थी। तो इस समय से ये आपका जवाब मिल गया है, ठीक है। फिर हमारा आज का 60वां क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आज का तीसरा, वैसे 60वां है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की लेखा रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो क्या कह रहा है, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंप्ट्रोलर ऑन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज
एग्जाम्ड बाई, अब पूछ रहा है किसके द्वारा, तो पूछ रहा प्राकलन समिति द्वारा, सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा, लोक लेखा समिति द्वारा, या उप में से किसी भी के द्वारा भी नहीं। कह रहा है जो हमारा केग होता है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, वो एक रिपोर्ट जारी करता है, तो उस रिपोर्ट की जांच कौन करती है, ये कहने का मतलब ये है। तो इसमें से 3 समिति दे रखी, उनमें से कोई एक होगा, तो एक कौन सा होगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच करती है लोक लेखा समिति। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, और किस अधिनियम के तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। भारत शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, 15, और राज्यसभा से होते हैं 7 सदस्य। तो 15 और 7 22 सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना, सदस्य एवं अध्यक्षों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। और इसके जैसे लोक लेखा समिति के बारे में एक और है कि 1966-67, ठीक है, 1966-67 तक इसका जो अध्यक्ष होता था, 1966-68 तक 67 इसका अध्यक्ष जो होता था वो सत्ताधारी दल से होता था, किंतु 1967 के बाद एक परंपरा के अनुसार अब जो इसका अध्यक्ष होता है वह विपक्ष से होता है, ठीक है। तो अब जो इसका अध्यक्ष होगा वो कौन सा होगा, विपक्ष से होगा। पहले सत्ताधारी दल से होता था, अब कहाँ से होगा, विपक्ष से होगा। आप समझ गए लोक लेखा समिति के बारे में। इसका गठन कब हुआ था लोक लेखा समिति का, तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इनके सदस्यों का अध्यक्षों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1966-67 से पहले जो उसका अध्यक्ष होता था वो सत्ताधारी दल से होता था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि 1967 के बाद जो इसका अध्यक्ष होता है वो विपक्ष से होता है। बस यही इसके बारे में जानना था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इसका जवाब आपको मैंने दे दिया है, क्या है, ठीक है, लोक लेखा समिति। अब फिर से एक मैचिंग का सवाल आ गया, कूट 1 से कूट सही को मिलाना है। तो किस तरह, तीसरी अनुसूची में पूछ रहा है क्या क्या आता है। तो मैंने आपको बताया था तीसरी अनुसूची में क्या आता है, राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन, शपथ या प्रतिज्ञा, कौन सा कह रहा है, मैचिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में क्या था, तो तीसरी अनुसूची में होता है शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ होती है, ठीक। तो तीसरे ए का ये हो जाएगा, दूसरा ए का क्या हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में शपथ होती है। चौथी अनुसूची में क्या होता है, राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन होता है। 7वीं अनुसूची में क्या होता है, संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की सूची। और 8वीं अनुसूची में क्या होता है, भाषा होती है। इसी तरह से आपको मैंने ये सवाल करा दिया है, और ये मैंने आपको अपने लेक्चर के दूसरे या तीसरे में जाके देखोगे तो बहुत अच्छे से कराया है। और मैंने हमेशा बोला है आपको कि सूचियों से और भागों से एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है किसी भी एग्जाम में देखने को, साल दर साल नहीं तो एक दो साल छोड़कर। आयोग का फेवरेट सवाल यहीं से बनता है। और मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आप मेरे लेक्चर्स को करोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आप आराम से टैकल करने में इन्हीं लेक्चर से हो जाओगे। जब मैं आपको पॉलिटी पूरी तरह से पढ़ाऊंगा तो आप पॉलिटी के कम से कम 20 में से 15-16 क्वेश्चन करने में सक्षम हो पाएंगे, मेरा वादा रहेगा। लेकिन अभी जो है मैं आपको जो PYQ करा रहा हूँ, इससे भी आप अच्छे से कर ले जाते हो तो भी इससे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसी से आपको करने को मिल जाएगा। अब देखो फिर से पंचायत से संबंधित आपके सामने एक सवाल फिर से आ जाता है। मैंने क्या बोला, पंचायती राज व्यवस्था किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, और वो 1-2 साल छोड़ के 100 सवाल हमेशा पूछता है, ठीक है। अब देखते हैं संविधान का 73वां संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन लोकल बॉडीज के लिए इतिहास में एक नया महत्वपूर्ण मोड़ जोड़ा जाता है, ठीक है। एक क्या जोड़ता है, महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्यों माना जाता है, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को क्या किया था, संवैधानिक दर्जा दिया था। अच्छा, आप कहोगे संवैधानिक दर्जा देने से क्या होता है, तो संवैधानिक दर्जा देने से क्या होता है कि किसी भी संस्था को, किसी भी बॉडीज को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो संविधान द्वारा होती हैं, ठीक है।
और उसे एक मतलब कहते हैं ना कि उसके कार्यकाल को, उसकी शक्तियों को, उसके सदस्यों के कार्यकाल को और उसके कार्यान्वयन को, उसकी आवंटन को, जो भी होता है वो संविधान द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए संवैधानिक क्या हुआ, इतिहास में एक नया मोड़ माना जाता। क्यों माना जाता है? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया था, इस 73वां संविधान संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दे दिया था। तो पूछ रहा है अब कथन और कारण दे रहा है। कथन और कारण में क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इतिहास में एक नया मोड़ क्यों आया? क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसीलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी एक स्पष्ट व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, क्यों स्पष्टीकरण है? कि जो 73वां संविधान संशोधन कहना चाहता है वही उसके कारण उसको बताना भी चाहता है कि हाँ, जो कथन ने बोला है कारण उसका सही है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसका एक और दो दोनों सही है और आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। आपको जवाब मिल गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हिंदी में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। यही पूछना चाह रहा है कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। पूछ रहा है राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है, तो रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचर एनवायरमेंट, टू कह रहा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टीज, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, वही पूछ रहा है वो। तो आपने देखो मौलिक कर्तव्य पढ़ा होगा और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा होंगे। ठीक है, उन्हीं में से एक सवाल पूछा जा रहा है कि कौन है, क्योंकि इसमें से तीन जो है मौलिक कर्तव्य हैं और चौथा जो मौलिक कर्तव्य न होकर क्या होता है वो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत होगा वो मौलिक कर्तव्य नहीं होगा और वही हमारा इस सवाल का जवाब भी होगा। देख लेते हैं। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना है मौलिक कर्तव्य होता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना मैंने कल के प्रश्न में आपको बताया था, ये डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों होते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है? संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। परंतु राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य न कहकर क्या है? आर्टिकल 49 के तहत क्या है? डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब राज्य के डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये। एक तो क्या नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य मतलब क्या होता है इंग्लिश में? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखेंगे तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42 संविधान 1976 द्वारा है संविधान के 76 द्वारा संविधान के भाग 4 का में इनको शामिल किया गया। भाग 4 का में शामिल किया गया और किसकी सिफारिश पर? ठीक है, तो इनको संविधान के भाग 4 का में सिफारिश, इनको संविधान के भाग 4 का में कहा जगह दी गई और किसकी सिफारिश? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें भारतीय संविधान के एक भाग जो है भाग 4 क में जगह दी गई और इनको क्या नाम दिया गया? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य क्यों जरूरी है? जैसे ही हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो बिना कर्तव्यों के अधिकार किसी काम के नहीं होते। बिना कर्तव्य के अधिकार क्या बनाते हैं? व्यक्ति को तानाशाह बनाते हैं। तो भारतीय संविधान सभा के जो निर्माता थे उन्हें इस चीज का एहसास हुआ, ये हमारी संसद को एहसास हुआ कि व्यक्ति को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी देने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कर्तव्यों को कहाँ शामिल कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क में। और किसकी समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऐसे ही डीपीएसपी के बारे में जानते हैं। तो डीपीएसपी को किस भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की स्थापना रक्षा करना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। देखो
कह रहा निम्नलिखित पर विचार करें और उन्हें संविधान की उल्लिखित क्रम में डालें। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि अनुसूची और संविधान के भागों से हमेशा एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है और वही आपके सामने भी है। अब इनको क्रम में लगाने के लिए कह रहा है कि कौन सा जो प्रावधान किस संविधान के भाग में है उनको क्रम से लगाओ। ठीक है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस में दिया गया है? भाग 1, भाग 1 में। अभी मैंने आपको मौलिक कर्तव्य बताया था, मौलिक कर्तव्य किस में दिए गए हैं? भाग 4 क में। और नागरिकता भाग पार्ट 2 में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में दिए गए हैं? पार्ट 4 में। ठीक है, अब इनको क्रम से लगाना है। तो पहला क्या आ जाएगा भाग 1 में? तो पहला यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है? नागरिकता। तो 1 और 3, 1 3 किधर है? 1 3 4 2, 1 3 4 2 यहाँ पे है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। और मैंने पार्ट एंड शेड्यूल का एक पूरा लेक्चर कराया है, आप जाकर उसको देखोगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप इस तरह के सवालों को टैकल करने में बिल्कुल सहजता महसूस करोगे और कभी कोई गलती शायद ना करो। ठीक है, अगर उस लेक्चर को आपने अच्छे से देख लिया तो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। मैचिंग वाला प्रश्न है। कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, राज्य विधानसभा होती है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य के लिए कुछ सीटें आवंटित की जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे यूपी में 403 सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। इसी तरह से प्रत्येक राज्य में कुछ न कुछ सीटें होती हैं। तो वही सीटों को हम मैचिंग करने के लिए दे रहा है। अब देखता है कि कौन सा राज्य में जो एक ऐसी जगह होगी जिसमें वो सीट नहीं होंगी जितने की यहाँ दी गई हैं, उसी को वो पूछ रहा है कि कौन सा सही से मैच नहीं है। ठीक है, देखेंगे उत्तराखंड में 70 सीटें होती हैं, गोवा में कितनी होती हैं? 40 सीटें होती हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 403 है, किंतु मणिपुर में 62 नहीं होके कितनी है? 60 है। तो मणिपुर में हाउ मच द सीट मतलब सीट्स इन द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली? तो वो है 60 सीटें हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में कितनी सीटें हो जाती हैं? 70 हो जाती हैं। तो इसी तरह 60 हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमारा कौन सा जवाब सही हो जाता है? क्योंकि वो क्या कह रहा है? इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, नॉट पूछ रहा है वो। तो बाकी के 3 सही हैं, एक जो सही नहीं है वो मणिपुर। मणिपुर में कितनी सीटें हैं? मणिपुर में 60 सीटें हैं, इसलिए आंसर कौन सा हो जाता है हमारा? मणिपुर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ। क्या कह रहा है? संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में दी गई थी? ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किस मामले में दी गई थी। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक केस बताया था, केशवानंद भारती केस 1976। ठीक है, ये केस भारतीय संविधान में या भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण केस में से आता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट, इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर के प्रावधान कर दिया था संविधान की मूल संरचना। अब संविधान की मूल संरचना से क्या तात्पर्य है कि देखो, संविधान में कोई भी संशोधन करने का अधिकार किसका है? वो संसद का है। संसद किसी भी प्रावधान को आर्टिकल 368 के तहत घटा सकती है, बढ़ा सकती है, कोई भी संशोधन कर सकती है, निरसन कर सकती है, जो देश में हित में होगा वो सारी चीजें कर सकती है। भाई कई बार क्या होता है कि कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो देश के मौलिक आधार के लिए, मूलभूत संरचना के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर उनमें बदलाव कर दिया जाए तो उस प्रावधान का पूरा मर्म खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अब अनुच्छेद आर्टिकल हमारा 21 है, जैसे मूल जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रावधान जो व्यक्ति की गरिमा को छीन रहा हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। राष्ट्रपति का चुनाव क्या है? संघ के लिए बड़ा जरूरी है। तो ऐसे जो मूलभूत, जैसे एक और क्या हो गया हमारा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई। ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? बड़ा जरूरी है। अब अगर संसद अपनी शक्तियों के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीनने लग जाए तो ये तो संघवाद के खिलाफ हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही प्रावधान संविधान जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस केशवानंद भारती मामले में एक बेसिक स्ट्रक्चर के प्रावधान के तहत कह दिया कि संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वो संशोधन संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ न हो। तो मूल संरचना का प्रावधान क्या है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं कर सकती। वो ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान की मूल आत्मा में कोई अंतर आता हो। ठीक है, तो वही कह रहा है वो।
तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस मामले में, तो वो सवाल का जवाब क्या होता है, केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, अभी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं और उनको क्रम में लगाने के लिए कह रहा है ये। ठीक है, तो क्रम में लगाने के लिए कह रहा है तो हम लगा देते हैं। पहले देख लेते हैं कि बीएसपी तो बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में। समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई, 1990 में। ठीक है, कब हुई थी एसपी की स्थापना, समाजवादी पार्टी की स्थापना, तो 1992 में। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। 1982 में। अब कह रहा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1998। ठीक है, ये हो गए 4। अब इसके अलावा कुछ और देखते हैं, जैसे कि पूछ लेता है कभी कभी कांग्रेस की स्थापना। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना 1885 में। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1925 में। अब एक और आती है यहीं पे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक एम मतलब मार्क्सवादी, इसकी स्थापना कब हुई, 1966 में। ठीक है, कब हुई थी, 1960 में। शिवसेना की स्थापना कब हुई, 1966 में। ठीक है, ऐसी ही आती बीजेपी की स्थापना कब हुई, 1918 में, 1980 में। ठीक है, फिर बाकी के आपके यहाँ भी दे रखे हैं, बीजेपी की स्थापना कब हुई, 1980 में। शिवसेना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इसमें ये यहाँ पे 64 है, 1964 में। ठीक है, 1964 में हुई थी। अब देखते हैं, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1925 में। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी थी उसकी स्थापना 1964 में हुई थी। फिर पूछ रहा है कि शिवसेना की स्थापना 1966 में, और बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, तो बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में। बाकी के यहाँ पे आपको दे रखे होते हैं। दे रखे से मेरा मतलब क्या है, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुई, 1982 में। और बहुजन समाज पार्टी मतलब बीएसपी की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1992 में। और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1998 में। एक और देख लेते हैं, आम आदमी पार्टी जो आप था। ठीक है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई है, वो है 2012 में। तो ऐसे ही यहाँ पे अब क्रम में लगाने के लिए पूछ रहा है। तो पहला कौन सा आ जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी 1982। तो तीसरा कहाँ है, 3। फिर कौन सा आ जाएगा, 1984, 3, 1। फिर 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4। मतलब इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3, ठीक है, 3, 1, 2, 4। 68 का क्या है, 68 का कौन सा जवाब हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है, बाई विच एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज बीन मेड ए नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन मतलब एनसीआर। पूछ रहा है दिल्ली को किस संवैधानिक संशोधन के तहत एनसीआर का दर्जा प्राप्त हुआ। कह रहा है 69 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट, 70 अमेंडमेंट, 75 अमेंडमेंट। ठीक है, पूछ रहा है किस अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो मैं आपको एक संविधान संशोधन पढ़ाता हूँ, 69। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसको आप पढ़ोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ये क्या कहता है, ये कहता है कि दिल्ली को एक विधानसभा का और एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है। क्या करता है, दिल्ली में एक विधानसभा, ठीक है, और यही जो है दिल्ली को क्या देता है, दिल्ली को देता है एनसीआर का दर्जा। ठीक है, एक तो एनसीआर का दर्जा देता है, दिल्ली को क्या देता है, एनसीआर का दर्जा। दिल्ली को क्या देता है, एनसीआर का दर्जा देता है। दिल्ली को
एनसीआर का दर्जा देता है। और दूसरा क्या प्रावधान करता है, दूसरा प्रावधान क्या करता है कि दिल्ली में एक विधानसभा, दिल्ली में एक विधानसभा का प्रावधान और एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान। मंत्रिपरिषद, दिल्ली में एक विधानसभा का प्रावधान और मंत्रिपरिषद का प्रावधान। 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। ठीक है, कौन सा, यही वाला अनुच्छेद 69वां अमेंडमेंट जो है, ठीक, यही अनुच्छेद क्या करता है, दिल्ली में एनसीआर का दर्जा भी देता है और दिल्ली में एक विधानसभा का प्रावधान करता है जिसकी सदस्यों की संख्या 70 होगी और एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है जिसमें सदस्य में, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे, 7 सदस्य होंगे। ठीक है, इसी तरह से यही के द्वारा आर्टिकल 239 ए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करता है। दिल्ली को क्या प्राप्त करता है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 69वां अमेंडमेंट 1991 क्या कहता है, तो दिल्ली के लिए कुछ शर्तें देता है, जैसे कि कुछ प्रावधान करता है, जैसे दिल्ली को एनसीआर का दर्जा देता है, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक, एनसीआर का मतलब क्या हो गया कि दिल्ली के आसपास के जितने क्षेत्र होंगे वो दिल्ली एनसीआर में शामिल होंगे और उसकी जो मतलब दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है और जितने भी दूतावास हैं दिल्ली में होते हैं, भारतीय जो बाहर के जो अपने देशों के जो मुख्य अतिथि होते हैं वो हमारे देश में आते हैं, जैसे दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो सबसे पहले दिल्ली में आते हैं। तो ये सरकार का किसी देश का मतलब दायित्व तो बनता है कि अपने देश की राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित रूप में किया जाए, साफ सुथरा रखा जाए। तो इसीलिए दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की देखभाल करना, उनको विकसित करना, उनका सुरक्षा से लेके दायित्व जो भी है, इसीलिए एनसीआर का एक प्रावधान किया गया था। ठीक है, ताकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित, साफ सुथरा रखा जाए। ठीक है, विकसित किया जा सके। अब इसी के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 69वां अमेंडमेंट 1991, जो प्रावधान करता है दिल्ली के लिए, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा देता है और दिल्ली में एक विधानसभा का प्रावधान करता है जिसके सदस्यों की संख्या 70 होगी और एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है जिसमें 7 सदस्य होंगे। इसी तरह एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 239AA, ये दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देता है। इसका मतलब है कि दिल्ली में अपनी एक विधानसभा तो होगी, पर दिल्ली पर जो नियंत्रण रहेगा वो केंद्र सरकार का भी रहेगा। क्यों, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब फिर से एक बार, राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द फंडामेंटल राइट्स बाय दी, कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा शामिल किया गया, कह रहा भाई विच अमेंडमेंट, किस अनुच्छेद के, मतलब किस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो कह रहा है संविधान 71वां अमेंडमेंट, 93वां अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट और 103 अमेंडमेंट। इसी में से कोई एक सवाल जवाब है और ये सवाल किसी भी आयोग का, खासकर यूपीपीसीएस का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। हर 2 से 3 साल 4 साल बाद इसको रिपीट भी करता है या इसका मुखौटा चेंज करके फिर से पूछ लेता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 86वां। अब देखता हूँ 86वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 86 अमेंडमेंट 2002। ठीक, इसके लिए कुछ प्रावधान करता है। ये क्या कहता है, ये 2 प्रावधान करता है कि 6 से 14, पहले तो एक आर्टिकल जोड़ता है, आर्टिकल 21A, ये आर्टिकल इसमें जोड़ता है। आर्टिकल 21A क्या कहता है, कहता है कि 6 से 14 वर्ष की बच्चों की जो आयु है उनकी शिक्षा का अधिकार क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। तो 6 से 14 वर्ष की आयु क्या कहता है, 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। शिक्षा का अधिकार कैसा होगा, मौलिक अधिकार होगा। ठीक, और सेकंड क्या कहता है, जो 0 से 6 है, मतलब 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा देना किसका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। और वो कर्तव्य किस में होगा, डीपीएसपी आर्टिकल किसके तहत, 45 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 45 के तहत क्या होगा,
वो डीपीएसपी के अंदर आ जाएगा। और उसमें डीपीएसपी अनुच्छेद 45 के अंदर क्या होगा, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का दायित्व किसका होगा, राज्य सरकार का। और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य क्या होगा, वो मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 120A वो क्या हो गया, मूल अधिकार होगा। तो यही 86वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधन करके ऐड किए गए थे 2 प्रावधान, ठीक है। तो 86वां संविधान 2002। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया। ये प्रश्न मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कराया, इसके साथ साथ कुछ और भी कराए थे। तो इसका जो सवाल का जवाब हो जाता है वो हो जाता है 7वीं। क्यों, क्योंकि 7वीं लोकसभा का चुनाव 1982 में होकर 1980 में हुआ था, ठीक है। 7वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 1982 में होकर कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था, 1980 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कह रहा है लोकसभा द्वारा, संसद यदि संबंधित राज्यों द्वारा अनुरोध किया जाए, राज्यसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। अब इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आप भी पानी पी लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग किसके द्वारा स्थापित की जा सकती है। तो कह रहा लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा। अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है, जेपी, ठीक, जेपीएस, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा, जेपीपीएससी, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये क्या होता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि केंद्र में संयुक्त लोक सेवा, केंद्र में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग है। राज्य में क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, हरियाणा, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ऐसे सेंटर में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग। तो संविधान में एक बात लाइन बोली गई है, क्या बोला गया है, संविधान में क्या कहा गया है, संविधान में कहा गया है, क्या कहा गया है वो बताता हूं। संविधान में कहा गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें, क्या चाहें, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो वो अपने लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कर सकते हैं। और वो गठन का प्रावधान कब होगा, जब राज्य लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए संसद को बोलेंगे, तो संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कर देगी। कब करेगी, जब 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में सहमति दे दें। तो ये कहा गया है संविधान में। अब यहीं से एक सवाल बनता है, तो अगर ऐसा गठन हो जाता है, मानो हो गया संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो क्या ये संवैधानिक निकाय होगा, ये बड़ा जरूरी प्रश्न बन जाता है। तो ये संवैधानिक निकाय होगा या वैधानिक, तो ये कैसा निकाय हो जाएगा, वैधानिक निकाय, ठीक है। ये वैधानिक निकाय होगा, न कि संवैधानिक। अब आप कहोगे सर संवैधानिक क्यों नहीं होगा, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वो तो दोनों संवैधानिक हैं, तो ये क्यों नहीं वैधानिक, ये क्यों वैधानिक होगा, ये संवैधानिक क्यों नहीं होगा। तो इसका कारण जान लो क्या है, क्योंकि उन दोनों को विशेष शक्तियां, उनका प्रावधान, उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, संविधान द्वारा।
तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र कहाँ मिलता है हमें? वो मिलता है संविधान में, आर्टिकल 315 के तहत। लेकिन इसके लिए किसी विशेष अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं हुई है। इसकी प्रावधान का, इसकी स्थापना का दायित्व किस पे सौंप दिया गया है? इसकी स्थापना का अधिकार किसको दे दिया गया है? राज्यों की इच्छा के अनुसार संसद को दिया गया है। जब संसद अगर किसी आयोग की स्थापना कर रही है तो वो संवैधानिक संस्था नहीं होती, वो कैसी संस्था होती है? वो होती है वैधानिक संस्था या सांविधिक संस्था। ठीक है, तो इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था। किंतु संयुक्त लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था ना को कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है। अब आप एक और सुन लीजिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति, लेकिन हटाने का काम करता है मतलब फिर से सुनिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो करता है राज्यपाल, लेकिन हटा सकता है केवल और केवल राष्ट्रपति। परंतु संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति और हटाता भी है राष्ट्रपति। फिर से मेरी बात सुन लीजिए कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, परंतु संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और हटाने का काम भी कौन करता है? हटाने का काम भी करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये संवैधानिक न होकर कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। अब चलते हैं इसके तरफ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जवाब का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। Which one of the following did not serve as a vice president before assuming the office of the president of India? निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया है? ये सवाल का जवाब पूछ रहा है कि ऐसा कौन से व्यक्ति हैं या ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भारत को अपनी सेवा देने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं। ठीक है, तो वो सवाल जानते हैं। तो इसका सवाल पहले आपको एक सवाल बता देता हूँ। नीलम संजीवन रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो भारत के राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व, भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं रहे। क्या नहीं रहे? उपराष्ट्रपति नहीं रहे। ठीक है, नहीं रहे। और ये निर्विरोध रूप से चुने चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं, जो कि 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन से नंबर के थे? 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और इनके विषय में एक खास बात और बता देता हूं कि ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कौन रहे? पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 1977 में 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? जैसे नीलम संजीवन रेड्डी ने तीन सरकारों के साथ काम किया है। ठीक है, कौन कौन सी सरकारें थी? 3 सरकारें। इन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार के साथ काम किया है। ठीक है, इन्होंने चौधरी चरण सिंह की सरकार के साथ काम किया है और इंदिरा गांधी सरकार के साथ काम किया है। तो नीलम संजीवन रेड्डी के बारे में मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नीलम संजीवन रेड्डी निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। इन्होंने भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्होंने भारत सरकार 3 सरकारों के साथ काम किया है। पहली सरकार थी मोरारजी देसाई की, दूसरी चौधरी चरण सिंह की और तीसरी इंदिरा गांधी सरकार के साथ इन्होंने काम किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पेशा, ठीक है, अधिनियम बहुमत पारित किया गया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1996। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। ये ऐसे सवाल कभी कभी आते हैं और वो इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय वो मुद्दा
चर्चा में रहा होता है, ठीक है, और चर्चा के मुद्दे को करंट अफेयर बना के सब्जेक्ट से स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद, किसका अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था? अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था, तो ये किसकी सिफारिश पे किया गया था? ये किया गया था सरकारी आयोग की सिफारिश पे, ठीक है। यहाँ पे एक ये है सरकारी आयोग। अब सरकारी आयोग के बारे में जानते हैं क्या है? सरकारी आयोग, सरकारी आयोग 1983 में, 1983 में, 1983 में किसके लिए? केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए, केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए एक आयोग, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया 1983 में, जिसे कहा गया सरकारी आयोग। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था केंद्र राज्य संबंधों के विषय में अध्ययन करना और अपनी सिफारिशें सरकार को देना। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 1990 में, 1990 में, इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 1990 में एक परिषद का गठन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अंतरराज्यीय परिषद, जिसके क्या कहा जाता है? अंतरराज्यीय परिषद। अब अंतरराज्यीय परिषद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अंतरराज्यीय परिषद का जो प्रावधान है आर्टिकल 263, ठीक है, आर्टिकल 263 में अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। और ये कैसी संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है। ये कैसी संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है और राष्ट्रपति द्वारा इसके गठन किया जाता है। किसके द्वारा गठन किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। गठन किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। गठन राष्ट्रपति द्वारा। इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, इसके अध्यक्ष का काम कौन करता है? भारत के जो समय प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका कार्य क्या है? अंतरराज्यीय परिषद का कार्य क्या है वो देखो। अंतरराज्यीय परिषद का कार्य क्या है? तो एक अंतरराज्यीय परिषद का काम क्या है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों के विषय में कितना केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग के रूप में काम करती है, ताकि अगर केंद्र और राज्य के बीच में किसी विषय को लेकर मनमुटाव है या विवाद है तो उसे शांतिपूर्वक बैठ के सुलझाया जा सके। तो केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक मंच प्रदान करती है। ये क्या प्रदान करती है? एक मंच प्रदान करती है, ताकि केंद्र और राज्य संबंध के आपसी विवादों को सुलझाया जा सके, ठीक है, और जो देश में हित में रहे, जो देश हित में रहे। वही बैठक, इसकी बैठक का जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 263 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 2, और ये संवैधानिक संस्था है, ठीक है। मुझे लगता है इसके बारे में मैंने आपको काफी सफिशिएंट जानकारी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सरकारी आयोग, सरकारी आयोग, ठीक है। कह रहा है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने पोर्टफोलियो